आईआईटी नाम तो सुन ही लिया होगा, क्लास 8 से 9th में जा रहे होगे, कोई ना कोई तुम्हें बता दिया होगा कि अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो तुम्हें आईआईटी में जाना चाहिए। जेई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? जो बच्चा क्लास 8 से अभी 9th में जा रहा है उसे कब तैयारी शुरू करनी चाहिए? पेरेंट्स भी बहुत वरीड होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करवाना चाहिए। तो नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9, 10th और फाउंडेशन के इस प्यारे से चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगले 4 साल आपका बच्चा या फिर बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसे अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, जेई एग्जाम क्या है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ये सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा कि जेई एग्जाम क्या है, इसकी अर्ली प्रिपरेशन आपको क्यों शुरू करनी चाहिए, प्रिपरेशन जर्नी पूरी क्या होती है क्लास 8, 9 के बाद पूरे 12th तक की, क्लास 9th और 10th का सिलेबस जेई के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, 4 साल का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है कि ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं और आपको अपने लाइफ में जब इस प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा एक ऐप है जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से, उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर वेबसाइट से जाना चाहते हैं तो online.myrankers.com। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको निराशा नहीं होगी, आप एक लाइक करके ही जाएंगे। ठीक है, अगर ये बच्चा वीडियो देख रहा है तो मैं बच्चे को एक बात बस कहना चाहता हूं कि आप अगर सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अगर चीजों को लेकर सीरियस हो तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठना, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो रोड मैप बताऊंगा उसको लिख लेना, ये तुम्हें काम देगा। देखो, एक कॉलेज होता है आईआईटी और एनआईटी, जहां से बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं यानी बीटेक करते हैं। अब यहां पहुंचने का प्रोसेस है ना, नहीं कि हर बच्चा यहां पहुंच सकता है। भारत में 40-50 लाख बच्चे, करोड़ों बच्चे 12th का एग्जाम देते हैं अलग अलग बोर्ड के, लेकिन हर बच्चा यहां नहीं पहुंच सकता है और हर बच्चा इस एग्जाम के लिए अपीयर भी नहीं करता है। ये वर्ल्ड का 3rd टफेस्ट और इंडिया का 2nd टफेस्ट एग्जाम है, तो यानी इसकी तैयारी भी आपको उसी तरीके से करनी होती है। क्या है ये एग्जाम, सबसे पहले समझते हैं। इस एग्जाम का नाम है जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसको आप क्लास 12th में या फिर 12th पास हो चुके होंगे तो देंगे, या तो आप 12th में देंगे और 12th पास होने के बाद आपको एक बार जेई मेंस देने का मौका मिल सकता है, एक बार जेई मेंस प्लस एडवांस देने का मौका मिल सकता है। एडवांस यानी एडवांस अपने लाइफ में आप 2 ही बार दे सकते हैं, और अगर आप जेई मेंस देना चाहते हैं तो एक और अटेम्प्ट आप ले सकते हैं जेई मेंस का। यानी जेई मेंस के आपके पास 3 अटेम्प्ट है एनआईटी में जाने के लिए, और एडवांस के लिए सिर्फ आपके पास 2 अटेम्प्ट है, इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। जेई मेंस जो अभी फिलहाल हो रहा है उसमें आपको 1 साल में 2 बार उसी एग्जाम को देने का मौका दिया जाता है। जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप जेई एडवांस में जाएंगे। अब सवाल यह है कि भैया कितने बच्चे जेई एग्जाम देते हैं, कितने बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं और कितने बच्चे जेई एडवांस को क्लियर करते हैं। तो देखो, अगर इस साल की मैं बात करूं, जब मैं इस साल वीडियो बना रहा हूं 2026 में, तो सेशन 1 का पेपर हो चुका है। 15 से 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 14.5 लाख बच्चे, 14.5 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली रजिस्टर किए थे। तो आप मान के चलिए कि 14 से 15 लाख बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन, तैयारी या फिर अपीयर करते हैं, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे ही जेई मेंस को क्वालिफाई कर पाते हैं। यानी एडवांस के लिए सिर्फ 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं। 14.5 या 15 लाख में से 12.5 लाख बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं। 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस में बैठेंगे, और यहां से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे 10 से 15 हजार, ये बच्चे आईआईटी में जाएंगे। यानी जो आपका सपना है, अब मैं आपको चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, किस आईआईटी में आप जाना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि 4 साल बाद जब वहां पहुंचेंगे तो शायद आप मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको एक चीजें बताई थी कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है, और आपने एक सपना देखा था जिसको फुलफिल तुम 4 साल बाद करोगे ही करोगे। तो कमेंट जरूर करना। तो यहां पर मैंने बताया कि भाई अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 10 से 15 हजार सीट आईआईटी में होती है, लेकिन भैया आपने बताया कि एक एनआईटी नाम की चीज भी होती है। तो जो ये जेई मेंस होता है ना, अगर आप जेई मेंस में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको एनआईटी मिल सकती है एंड ट्रिपल आईटीज मिल सकती है, जहां से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। एनआईटी जो ट्रिपल आईटीज की अगर सीट की मैं बात करूं तो मान के चलो कि 25 से 30 हजार सीट यहां पर है और 10 से 15 हजार सीट यहां पर भी है। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास 60 हजार के आसपास सीट है जिसमें तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। एक रफ आइडिया मैं तुम्हें दे रहा हूं, यही तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, और सिलेक्शन इन्हीं बच्चों का होता है। अब सवाल यह आता है कि भैया हमें तैयारी कैसे करनी है, पूरी जर्नी क्या होती है। देखो, अगर मैं आपसे बताऊं तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। जैसे आप क्लास 6, 7, 8 में मैथ भी पढ़ रहे थे, साइंस को एक साथ पढ़ रहे थे, आप
SST पढ़ रहे थे, आप हिंदी पढ़ रहे थे, आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, आप ड्राइंग कर रहे थे, आप कंप्यूटर कर रहे थे, आप स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी थे, ये सारी चीजें आप कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से चीजें स्पेसिफिक होनी शुरू हो जाएंगी। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि क्लास 9th में आपको डिसीजन लेना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे जेई के फील्ड में जाना है या फिर नीट के फील्ड में जाना है। इस वीडियो को वो बच्चे देख रहे होंगे जो आगे चलकर जेई के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा माइंडसेट उस तरीके का डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ की पढ़ाई क्या होती है, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा मैथ्स। अब साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। हालांकि आपको हो सकता है कि स्कूल में एक ही टीचर पढ़ा रहे हो, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग टीचर, अलग अलग कोर्स, अलग अलग चैप्टर आपको दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको SST भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा और कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन आपको जो ध्यान देना है, आपको जो टारगेट करना है, वो ये करना है, मैथ्स करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है और एक और सब्जेक्ट करना है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। जब आप क्लास 11th और 12th में आएंगे तो 9th और 10th आप पास कर चुके होंगे। यहाँ का जो सिलेबस है ना, वही आपसे जेई एग्जाम में पूछा जाएगा, जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछा जाएगा क्लास 11th और 12th का। अब आप यहाँ पर पढ़ाई करोगे PCM, यानी आपका एक सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, आपका एक सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री, आपका एक सब्जेक्ट होगा मैथ। इसके अलावा आप फिजिकल एजुकेशन या फिर हिंदी, इस तरीके की चीजें और इंग्लिश भी पढ़ रहे होगे। लेकिन मेजर आपका PCM है। यानी बच्चे से पूछा जाता है भाई तुम 11th में लेकर क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चा कहेगा मैं PCM लेके पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस। अब 12th में जाकर आप इस एग्जाम को दोगे तो आपके मन में सवाल आएगा ना भैया कि हम 12th में जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसकी तैयारी इतनी जल्दी क्यों करें। तो देखो वही चीज समझाता हूं कि जब आपने देखा कि एक एग्जाम आप 12th में अपीयर कर रहे हो, जिस एग्जाम को कितने बच्चे दे रहे हैं, 15 लाख बच्चे दे रहे हैं। आपने कमेंट कर दिया ना कि आपको IIT में जाना है, आपका सपना है ना IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT BHU, तो यहां पर कितनी सीट है, 10,000 सीट। अब आप देखो ना, आप कैलकुलेट करो ना, कितना 1% से भी कम बच्चे IITs में पहुंच रहे हैं। हालांकि NITs, IIT, ट्रिपल IITs मिलाकर अगर देखा जाए तो 3% सिलेक्शन होता है, लेकिन IITs का सिलेक्शन लेस देन 1% है। यानी हर 100 में से एक बच्चा भी नहीं सेलेक्ट हो सकता है IITs में। तो आप समझो कि जिस एग्जाम को आपको 12th में अटेम्प्ट करना है उसको या तो आप 11th प्लस 12th में आप प्रिपेयर करोगे, या फिर आपके पास चांस है कि आप 9th और 10th से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और वही सारी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 9th और 10th में किया क्या जाता है, कौन सी पढ़ाई की जाती है, किस लेवल की प्रिपरेशन की जाती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अर्ली प्रिपरेशन की जो बात है वो ये होता है कि 11th और 12th का बेस जो होता है वो यहां पर स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड प्री फाउंडेशन ना। प्री फाउंडेशन, जैसे हम कोई भी बड़ी चीज बनाते हैं, बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, तो सबसे पहले जमीन को गड्ढा खोद कर उसके अंदर उसका बेस डालते हैं, उसका फाउंडेशन डालते हैं, ताकि हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत मजबूत खड़ी रहे। यानी जिस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें 11th और 12th में करनी है उसका बेस यहां पर है 9th और 10th में। हालांकि इसका बेस 6, 7, 8 में भी था, लेकिन चलो ठीक है, वहां पर आपसे गलती हुई, वहां पर आप इंजॉय कर रहे थे, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन 9th से आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा क्यों 9th और 10th इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है 11th और 12th के लिए। सवाल यही आता है कि भैया हाउ 9th एंड 10th हेल्प्स इन जेईई एंड नीट। तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से बताऊंगा 9th में आप इस साल क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूंगा तो मैथ में आप पढ़ोगे जैसे नंबर सिस्टम पढ़ोगे, थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ोगे, थोड़ी सी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, थोड़ा सा आप 10th में जाओगे तो ट्रिगो भी पढ़ोगे ना, इस तरीके की चीजें पढ़ोगे। अभी तो इस साल से सिलेबस भी चेंज हो रहा है। आप ये जो अलजेब्रा का एपी वगैरह जो 10th 11th में होता था वो 9th में पढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि ये सब चैप्टर्स तो आप 9th में पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप 11th और 12th में जाओगे ना, जब आप 11th और 12th में जाओगे तो वहां फिर से आप ज्योमेट्री पढ़ोगे। वहां पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा जो कि और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा, और इन सब चीजों का बेस यहां पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। यानी वो सारी चीजें जो हम यहां पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो 9th और 10th में हमें तैयार करा दी जाएंगी, ताकि यहां पर हमें प्रॉब्लम ना आए। अभी और रीजन बताऊंगा। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिजिक्स में आप इस बार मोशन पढ़ोगे, फोर्स एंड एनएलएम पढ़ोगे,
साउंड पढ़ोगे, इस तरीके की चैप्टर पढ़ोगे, तो आपका फ्लूइड पढ़ोगे, और ये सब कुछ जाकर आप फिर से 11th में पढ़ोगे। वहां पर तुम काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, वहां पर फिर से तुम फोर्स एंड एनएलएम पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, वहां पर तुम रोटेशन पढ़ोगे। ये तो मैं 9th की बात कर रहा हूं। सिमिलर कंडीशन में 10th भी होता है। अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th में एक बच्चा केमिस्ट्री में क्या पढ़ता है, 10th की केमिस्ट्री में पढ़ेगा बच्चा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक चैप्टर पढ़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पर, कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जब वो 11th और 12th में जाएगा तो वो एक सेक्शन पढ़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब तुम इमेजिन करो या पेरेंट्स इमेजिन करें कि एक बच्चा जिसे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, उसे सिर्फ अपने एनसीईआरटी लेवल या बोर्ड लेवल का क्लियर है, तो उसके लिए यहां पर जाकर चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। और अगर एक बच्चा 11 से जाकर सीखना शुरू करेगा, सिलेक्शन वो ले सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन जो रैंक आती है, जो अंडर 100, अंडर 1000, अंडर 500 जो रैंक आती है, जो कंफर्म आईआईटी, टॉप आईआईटी में पहुंचने वाले बच्चे होते हैं, उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है। कई सारे लोग कहते हैं मैंने 4 महीने में आईआईटी दिल्ली निकाल लिया, मेरी इतनी रैंक आ गई। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बच्चे जो टॉप रैंक लेकर आते हैं वो 1-2 साल की प्रिपरेशन से नहीं होता है, उनका बेस बहुत शुरू से ही स्ट्रांग होता है। इवन वो 6, 7, 8 से ही बहुत तेज होते हैं, तब जाकर उनकी रैंक आती है ना। सिलेक्शन देखो हर कोई ले सकता है, लेकिन आपके पास आज भी समय है कि आप अगर अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप रैंक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो 9th और 10th का सिलेबस जो होता है वही जाकर आपका बड़ा हो जाता है 11th और 12th में। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंस 9th और 10th का वो ये है कि आप लर्निंग आ जाती है आपके अंदर। आप क्या क्या चीजें सीख जाते हो, आप नोट्स मेकिंग सीख जाते हो, आप प्रैक्टिस करना सीख जाते हो, आप एमसीक्यूज सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर जाते हो, आप यहां पर टेस्ट देना शुरू कर देते हो। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो जाकर 11th में सिखाई जाती है, जो शुरू के 2 महीने 4 महीने बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई प्रिपरेशन ऐसे की जाती है, ये चीजें होती हैं, वो चीजें आप 9th और 10th में सीख चुके होगे। यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ काम होगा जेईई के सिलेबस को पढ़ना, टेस्ट देना, रिवीजन करना और सिलेक्शन को कितना बेहतर बना सकते हो इस चीज की तैयारी करना। तो ये समझ में आ रहा है कि भाई 9th और 10th में अगर हम चीजें स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 11th और 12th में चीजें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। अब मैं आपको ये 4 साल का रोड मैप बताता हूं जो आपको फॉलो करना चाहिए। आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, किसी ऑफलाइन कोचिंग में, किसी ऑनलाइन कोचिंग में, सिर्फ स्कूल जा रहे हो, तो ध्यान से सुनना। आप अभी क्लास 9th में आए हो और बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके साथ 2026 और 27 या फिर आगे जो बच्चे देख रहे हैं, यहां से सिलेबस अपडेट हो चुका है, ठीक है। और सिलेबस अपडेट होने से यह बताया जा रहा है कि अब ओरिएंटेशन कंपटीशन की तरफ हो रहा है। यानी वो बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग पर ध्यान देगा उसे प्रॉब्लम हो सकती है। उसे अब स्कूल के करिकुलम को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि उसका कॉम्पिटिटिव लेवल का बेस स्ट्रांग हो। सिलेबस में चीजें इंक्लूड कर दी गई है, अब आपको भी उसी के साथ जोर लगाना है। तो क्लास 9th और 10th जो ये 2 साल है, ये आपके पास चांस है बेस स्ट्रांग करने का, ठीक है। अब ये बेस स्ट्रांग होगा कैसे भैया? जैसे मान लो कि आपने एक कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आप पकड़ लो, कंटेंट आपको मिल जाए, उसके बाद आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल के बाद आप कोचिंग जा रहे हो, कर लो, ठीक है। आप अपना 3 घंटे का सेल्फ स्टडी निकालो, जिसमें आप क्या स्ट्रांग करोगे? मैथ स्ट्रांग करोगे, आप फिजिक्स स्ट्रांग करोगे, केमिस्ट्री स्ट्रांग करोगे और मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग करोगे। ये 4 चीजों पर आपको काम करना है ताकि आपका जो लेवल है वो सिर्फ स्कूल लेवल तक न रह जाए, आप उससे ऊपर जाओ। जैसे मान लो कि एक बच्चा मैथ में पढ़ रहा है, मैथ में बच्चा स्कूल के लिए एनसीईआरटी प्लस आरएस लगाता है। अब आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है, आप आरएस छोड़ो, आप आरडी लगाओ, आप आरडी के बाद आप पियर्सन लगाओ। ये 3 चीजें करो, ठीक है। एक बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करे भाई? एक बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करे? वो एनसीईआरटी तो करे ही करे, इसके बाद वो एचसी वर्मा करे फिजिक्स में, ठीक है। एचसी वर्मा 9th और 10th की, ठीक है। और उसके बाद उसे भी पियर्सन की प्री फाउंडेशन कर सकते हैं। ये मैं कोई बुक प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अगर बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इस तरीके की चीजों का हेल्प ले सकते हैं अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। या फिर आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल लगाना शुरू करो, कोचिंग का मॉड्यूल लगाओ जो कि क्लास 9th और 10th के लिए हो।
ठीक है, क्लास 9th एंड 10th के लिए हो, या फिर सिंगेज जैसी पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, उनके प्री फाउंडेशन की किताबें लगाओ, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। सिलेबस वही 9th और 10th वाला होगा, थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ना होगा, बट तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज तुम्हें करना है। अब ये काम तुम्हें पूरे 2 साल 9th और 10th में करते रहना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। फिर तुम आओगे क्लास 11th की तरफ बढ़ोगे, जब तुम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे लोगे, यहाँ पर बोर्ड तुम्हें देना है, उस बोर्ड की चिंता कभी भी मत करना। अगर तुम्हारा टारगेट वो टॉप आईआईटी है ना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, तो तुम्हें इस बोर्ड के लिए नहीं सोचना है, वो तो तुम अपने आप 95-98% ला दोगे। 10th के बाद जब तुम 11th में जा रहे होगे, तो यहां पर तुम अलग हर एक कोचिंग, ऑल कोचिंग का, सभी कोचिंग का ना स्कॉलरशिप टेस्ट देना। और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो बच्चा ये 2 साल काम किया रहेगा ना, वो हर एक कोचिंग के ऑफलाइन का 100% स्कॉलरशिप निकालेगा। क्योंकि वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं, कोचिंग क्या चाहती है, कोचिंग ये चाहती है कि हमारे पास 11th में वो बच्चा है जो ब्रिलियंट बच्चा हो, जो हमें रैंक दे सकता हो। तो आप यहाँ 9th और 10th में एकदम मेहनत कर लो ना, फिर किसी एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे एरिया का बेस्ट हो, जो तुम्हें ऑफलाइन पसंद है, उसके कोचिंग की स्कॉलरशिप क्रैक करना और उसके बाद ऑफलाइन एडमिशन लेना। और ये जो 2 साल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम ऑफलाइन प्रिपरेशन करना। यहां तुम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहां तुम खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये प्रोसेस बताया कि भाई तुम्हें डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा, स्कूल के बाद, कोचिंग के बाद 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये काम तुम चाहे जैसे करो, ऑनलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर लो, तुम किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी जुड़े हो उससे कर लो, लेकिन यहां पर मैं तुम्हें कंपलसरी कर रहा हूं कि अगर तुम रैंक लाना चाहते हो और अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो इसके बाद तुम किसी अच्छी कोचिंग का स्कॉलरशिप क्रैक करना और उसके बाद ऑफलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना 2 साल लगकर। और वो कोचिंग तुम्हारे साथ क्या करेगी, 11th और 12th का सिलेबस तुम्हें बहुत जल्द से जल्द खत्म करवाकर, क्योंकि टॉप बैचेज में होगे तुम, और वहां पर तुम्हारे रैंक के लिए काम किया जाएगा। तो ये 4 साल का पूरा गेम है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या भैया आप हमें 9th और 10th में हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी मदद 9th और 10th में कर सकता हूं। देखिए, हमारे पास एक ऑनलाइन ईयर लॉन्ग कोर्स होता है जो कि रिकॉर्डेड होता है। अब मैं रिकॉर्डेड इसलिए रखता हूं क्योंकि मेरे पास भारत से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, भारत के अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं, और मेरे पास बहुत लिमिटेड बच्चों को मैं रखता हूं। मेरे पास 100 से 200 बच्चे ही केवल मैं जोड़ पाता हूं हर साल, ठीक है। ये हमारा 4था साल होगा और मैं एक नए अलग तरीके से काम करता हूं। मेरा रिकॉर्डेड बैच होता है, मैं कंटेंट रिकॉर्ड करता हूं, जो कंटेंट 9th और 10th के लेवल पर प्री फाउंडेशन के लिए रिकॉर्ड होता है, उस कंटेंट को रिकॉर्ड करता हूं। इस साल मैंने कुछ इसमें चीजें अच्छी इंक्लूड की है, जैसे लाइव एडवांस प्रैक्टिस हमने इंक्लूड की है, एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, लाइव डीपीपी सॉल्विंग, डीपीपी डिस्कशन एंड डाउट को हमने इंक्लूड किया है, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को हमने इंक्लूड किया है, ताकि बच्चों से और पेरेंट्स से भी हमारा कनेक्शन रहे। ये चीज हमने इंक्लूड किया, और ये 9th और 10th के लेवल के बच्चों के लिए होता है। सबसे बड़ी चीज हम इसमें इंक्लूड करके रखते हैं पर्सनल मेंटरशिप, यानी आप सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ मैं या तो मेरे कुणाल सर जो मेरे साथी हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस देखते हैं, वो आपको थ्रू आउट द ईयर गाइड करेंगे। सबसे बड़ा रोल होता है मेंटरशिप का। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही हो और आप बहुत रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि भैया मेरा हाथ पकड़ के अगर कोई साल भर तक 2 साल तक चलाए तो शायद मैं एकदम प्लेटफॉर्म पकड़ लूंगा, मैं रास्ता पकड़ लूंगा और उसके बाद तो मैं चलते रहूंगा। तो वो काम हम लोग करते हैं। तो हमारा एक स्पार्क 4.0 बैच होता है जो कि ऑनलाइन होता है, ईयर लॉन्ग होता है, जिसमें आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो। यह है स्पार्क 4.0 जो 2026-27 से अपडेटेड सिलेबस है 9th के लिए, उनके लिए है, और क्लास 9th के लिए भी है, और जो बच्चे क्लास 10th के ओल्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। हालांकि क्लास 10th के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अब वो पोर्शन है जो बैच में बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो समझ लें। हम इस आपको मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मैथ का, अगर आप बच्चा जेई का है तो उन्हें 4 ये सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी। बायोलॉजी वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमारी हेल्प ले सकता है। सभी कंटेंट जो होंगे हमारे प्री फाउंडेशन लेवल के होंगे, कवरिंग बोर्ड्स विथ न्यू 2026-27 सिलेबस, यानी आपको प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट भी मिलेगा और आपका बोर्ड्स भी कवर होता चलेगा। सभी के सभी लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन हाँ, हम इसमें लाइव प्रैक्टिस सेशन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो हम एक प्रैक्टिस सेशन हर एक चैप्टर में रखेंगे, डाउट सेशन हम लाइव रखेंगे,
और क्लास की आपको नोट्स मिल जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा विथ लाइव डीपीपी डिस्कशन इन डाउट सेशन आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, हर 21 दिन में आपका टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट। ये हमारे वेबसाइट और ऐप दोनों पर होगा, online.myrankers.com होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ही उठाऊंगा और मैं आपसे समझ लूंगा। आप पेरेंट्स बात करना चाहता है, बच्चा बात करना चाहता है, मैं समय देकर चीजें समझा दूंगा। इसमें सबसे बड़ी चीज हम इंक्लूड करते हैं पर्सनल मेंटरशिप, और इस बार हमने इंक्लूड किया है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हर 2 मंथ में हम टारगेट रख रहे हैं 2 मंथ में हम एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग लेंगे हर बच्चे के पेरेंट्स से, सिर्फ पेरेंट्स और वो बच्चा और हम रहेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि बच्चा आपका टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चा टास्क पूरे कर रहा है नहीं कर रहा है, हम उनको टास्क देते हैं वो क्या कर रहा है, लेक्चर देख रहा है नहीं दे रहा है, टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, इसकी परफॉर्मेंस क्यों डिक्रीज करे, परफॉर्मेंस क्यों और अच्छी कैसे हो सकती है। पेरेंट्स बताएंगे कि बच्चा घर पर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, पिछले सालों में जो बच्चे हमारे साथ 9th और 10th में जुड़े रहते हैं, स्पार्क बैच में इनरोल्ड रहते हैं, डेफिनेटली वो अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करते हैं। 10th के लेवल पर वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते रहते हैं, जिसकी हम रिकमेंडेशन करते रहते हैं और वो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये 10th के हमारे बच्चे थे जो स्पार्क 2.0 अभी 3.0 का रिजल्ट नहीं आया, जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 99.2%। ये 2 साल हमारे साथ थी, 9th और 10th दोनों में थी। समीक्षा नाम है, अभी जेईई की तैयारी कर रही है किसी एक अच्छे कोचिंग, रेप्यूटेड कोचिंग से जुड़कर। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि आपका 9th और 10th में बेस इस तरीके का स्ट्रॉन्ग किया जाए कि उसके बाद आप किसी भी कोचिंग पे जाकर प्रिपरेशन करो, बट वहां से आप सिलेक्शन लो। ठीक है, तो 4 साल का गेम है ये, 2 साल बेस डेवलप करवाऊंगा, उसके बाद आप जाकर किसी अच्छी कोचिंग में जुड़कर वहां से सिलेक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं 2024 का भी दिखाऊं तो 2024 में भी हमारे पास 98.2% तक बच्चे स्कोर किए थे। उसके पहले भी हमारे स्पार्क 1.0 से भी किए थे बच्चे। कैसे इनरोल करना है, आपको ऐप इंस्टॉल करना है रैंकर्स फाउंडेशन, सर्च करिएगा रैंकर्स फाउंडेशन, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करिएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आपको जाना है पेड कोर्स में। ठीक है, इस पेड कोर्स में आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्पार्क 4.0, इस तरीके से स्पार्क बैच 4.0 फॉर जेईई नीट प्री फाउंडेशन, जिसकी प्राइसिंग आपको 4999 दिख रही होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, यहां पर बता देता हूं। जो हमारा फर्स्ट बैच होगा, जो हमारा फर्स्ट मेंटरशिप बैच होगा, बाकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हूं, हमारा फर्स्ट मेंटरशिप बैच होगा वो 4 मई से स्टार्ट होगा। यानी 4 मई 2026 से पहले जो भी बच्चे इनरोल्ड करेंगे वो हमारे फर्स्ट बैच में होंगे। इसके बाद के जो बैचेज आएंगे वो जून में आएंगे। ठीक है, 1 जून और 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। इन बैचेज के बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि उनके जो लाइव सेशंस हैं वो मैच नहीं कर पाएंगे ना, उनको फिर वो लाइव सेशन भी रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, जबकि इन बच्चों के साथ ये लाइव सेशन बहुत प्रॉपरली तरीके से कनेक्टेड होगा। तो कोशिश करिएगा कि आप फर्स्ट बैच में एनरोल करिएगा, अभी भी प्रॉपर टाइम है। अभी सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज नहीं किया, इसलिए हम जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं। आप एडमिशन वगैरह ले रहे हो, ले लीजिए, रिलैक्स होके आप हमारे पास एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा 4999 में बैच है, ये 1 साल की आपको वैलिडिटी इसमें मिलेगी। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास एक कूपन कोड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पर 500 ऑफ हो जाएगा, और ये कूपन कोड 4 मई तक वैलिड होगा। ठीक है, 4 मई तक वैलिड होगा, और उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आप अप्लाई करिएगा, बाय नाउ करिएगा। ये अप्लाई होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से 4499 और इंटरनेट चार्ज लेकर 121 रुपये इंटरनेट चार्ज लेकर 4620 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप जो है कि इसको काट दीजिए। पेमेंट करने के लिए आप जो इस तरीके का आपको खुलेगा, आप किसी भी यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड से स्कैन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और कई सालों से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने लाइफ में आगे जाकर चीज़ें करते हैं। और जो बच्चे हमारे पुराने वीडियो देख रहे हैं, जब डेफिनेटली कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको किस तरीके से हेल्प होती है। लास्ट बात मैंने बोली थी कि इस 4 साल की प्रिपरेशन में आपको क्या नहीं करना है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि ये है मैराथन, ये मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। यहां पर आपको अगर स्टार्ट करनी है तो आपको 4 साल तक का पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि आपने जो ये सोशल मीडिया है ना, ये आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा। देखो, अगर कोई मुझे बहाना देता है कि सोशल मीडिया से उसका फायदा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 4 साल का गेम है। सोशल मीडिया पूरी तरीके से छोड़िए, एकदम डिस्ट्रैक्ट होइए, यहाँ से पूरी तरीके से हट जाइए, कट जाइए। आपको कोई जरूरत नहीं है अगर आप रैंक टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, ये वेब सीरीज देखने वाली आदत,
ठीक है, जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हुए ना, इसको पूरी तरीके से इससे हटिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रॉपर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चौथी चीज है, हालांकि इस चीज पर मुझे डिस्कशन करना नहीं चाहिए, आप लोग बहुत छोटे हो, फिर भी आज इंटरनेट है, आज बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। इन चीज़ों से आप बचिएगा, जैसे रिलेशनशिप जैसी चीज़ों से। हालांकि आप छोटे हो, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, फिर भी जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चों को अट्रैक्शन होता है, बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें ये सारी चीज़ें भी अभी कर लेनी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोशिश करिए कि ये 4 साल जो है इन चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिएगा, आप अपने लाइफ में अच्छा करिए, आपको अच्छा जीवन आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, और लास्ट चीज़ मैं यही कहूँगा कि 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आप ऑनेस्ट रहिएगा, खुद से डिसिप्लिन रहिएगा, और आपको बहुत हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको 4 साल बाद देखने को मिलेगा, और वो रिजल्ट आपके लाइफ भर आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा जो आप ये मेहनत करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि अगर क्लास 9 से प्रिपरेशन करनी है तो क्यों करनी है, कैसे करनी है, और कहां तक आपका पूरा का पूरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं कोशिश करिएगा कि 4 मई से पहले एनरोल कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और कोई बात पूछनी होगी तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।